हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लिया था और आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन किया था, मैंने स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बताए थे और मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सिर्फ इस आधार पर नहीं देखते कि उनके अंदर सिंगल हेडेड एरो है या डबल हेडेड एरो है। स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिटर्मिनेशन ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ही की जा सकती है। लेकिन फिर भी थियोरिटिकली हमारे को दिखाई दे कि डबल हेडेड एरो है या सिंगल हेडेड एरो है, तो डबल हेडेड एरो में कई बारी जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है यदि उसका स्टेट और आयंस जिस सॉल्यूशन में वो डिफरेंट स्टेट में हो, जैसे कि AgCl सॉलिड, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, Ag प्लस एन एक्वस, Cl माइनस एन एक्वस। दिस शोज दैट फिजिकल इक्विलिब्रियम, नॉट ionic equilibrium. In this case, some of the AgCl is not properly dissolved, which is left in the solid form, which is not in the aqueous state, and some of the ions from the solution get converted into the solid state AgCl, and some of the concentration of AgCl get converted into the Ag plus ion and Cl minus ion, and there may be the equilibrium exists. But this equilibrium not considered as ionic equilibrium, it is considered as a physical equilibrium. And in this case, the AgCl is not considered as weak electrolyte, it is considered as strong electrolyte, because the strength of the electrolyte also depend upon the formation of intermolecular forces of attraction with water. If there is an ion dipole interaction of the formation of ion from the electrolyte, then there may be 100% strong electrolyte. If there would be a hydrogen bond formation with the electrolyte or an ions with the water, then there may be weak electrolyte or strong electrolyte. तो यदि strong electrolyte होगा तो 100% जो उसके आयन प्रोड्यूस होंगे वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के साथ वाटर के अंदर जुड़े होंगे। इट मींस हाइड्रेशन हो रखी होगी उन आयंस की। लेकिन यदि आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और इटसेल्फ इलेक्ट्रोलाइट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो वी कैन नॉट डिसाइड कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे H2SO4। ठीक है, तो ये आपके साथ मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुका था, ये मिसकंसेप्शंस है। फिर उसके बाद मैंने टाइप ऑफ आयंस बताए थे, एक्टिव आयन और पैसिव आयन। एक्टिव आयंस हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं, जो हमेशा क्या क्रिएट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ जाएंगे और वो आयन या तो वाटर का H प्लस आयन ले लेगा या OH माइनस आयन ले लेगा। यदि पॉजिटिव आयन होगा तो OH माइनस आयन को अट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो एसिडिक आयन होते हैं। यदि एनायन होगा तो वाटर में से H प्लस आयन ले लेगा और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। ऐसे एनायन जो होते हैं बेसिक एनायन होते हैं। बट ये एनायंस और ये कैटायंस तभी वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हुए होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे आयंस को हम कहते हैं एक्टिव आयन। यदि आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं, आयंस जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाटर के अंदर जाके कोई रिएक्शन नहीं करते, उसको वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करते, तो ऐसे आयन पैसिव आयन कहलाते हैं। ऐसे आयन हमेशा हाइड्रेशन करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन के साथ, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होते हैं। फिर मैंने आपके साथ एसिड बेस थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें से कि मैंने आपको अरेनियस थ्योरी बताई थी। अरेनियस थ्योरी में एसिड की डेफिनेशन जो H प्लस आयन देता है और बेसिस की डेफिनेशन जो OH माइनस आयन देता है। इसके बाद मैंने आपको ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट बताया था। ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड की डेफिनेशन सेम एज अरेनियस एसिड, जो H प्लस आयन देगा वो एसिड, बट बेसिस की डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। इसमें OH माइनस आयन की बजाय H प्लस आयन जो लेगा वो बेस हो जाता है। और लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो इसके बेसिस में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर अगेन हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का एक बार कॉन्सेप्ट जल्दी से करते हैं, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन में आ जाए कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमेशा यदि कोई एसिड होगा तो वो यदि H प्लस आयन डोनेट कर रहा है
तो उसका जो पेयर बनेगा उसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। यदि कोई बेस होगा तो H प्लस आयन लेकर ऐड करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। एसिड हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट। एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में या बेस या उसके कॉन्जुगेट एसिड में यानी कॉन्जुगेट पेयर्स में हमेशा एक जो डिफरेंस होगा वो H प्लस आयन का होगा। ओनली वन H प्लस आयन का डिफरेंस होगा। ठीक है, ओनली वन H प्लस आयन का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चेंज इन एसिड बेस, एसिड और बेस कॉन्जुगेट पेयर्स में ओनली एक H प्लस आयन का डिफरेंस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपसे कह दें H3PO4 CO3 2 माइनस आयन HSO4 माइनस आयन एक NH3 आ जाए, ऐसे दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसके कॉन्जुगेट बेस लिखो। तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है इनके, इसका ना दे आर रिगार्डेड एसिड, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो वो एसिड होंगे, तो ये सारे के सारे एसिड का ट्रीट करेंगे हम। इसका ना एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एसिड कॉन्जुगेट बेस तभी बनेगा जब H प्लस आयन डोनेट करेगा। तो H3PO4 में से का जो कॉन्जुगेट बेस होता है एक H प्लस आयन देगा और H2PO4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक H प्लस आयन कम हो गया तो माइनस चार्ज, एक H प्लस आयन दे दिया उसने। होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यदि CO3 2 माइनस आयन आया, अब ये H प्लस आयन निकाल सकते हैं क्या? निकाल नहीं सकता, इसका H प्लस आयन है ही नहीं। इट मींस आपको क्या पता लगा इसमें कि इसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। जिनके पास H प्लस आयन होंगे वही कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, अदरवाइज कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकते। Am I clear? Hope you understand this concept. Again, HSO4 माइनस, ये H प्लस आयन देगा तो H प्लस आयन देके SO4 2 माइनस आयन, एक माइनस है, एक और H प्लस आयन या 2 माइनस आयन। सिमिलरली NH3, अब जिसके पास H होगा वो निकाल देगा, एक H निकालेगा NH2 माइनस चार्ज बनाएगा। तो इन दिस वे दीज ऑल आर कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी एसिड कॉन्जुगेट बेस तभी बना सकता है जो H प्लस निकालेगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सिमिलरली आप सारे राइट एसिड ऑफ द फॉलोइंग, इनके कॉन्जुगेट एसिड लिखो फॉलोइंग के। तो सपोज आपसे दे दिया HPO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NH3, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। इट मींस किसी का कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है आपको, तो इसका ये सारे के बेस की तरह ट्रीट हो रहेंगे, और बेस का मतलब ये H प्लस आयन लेंगे, ये सारे बेस हैं, बेस मान के चलते हैं। तो देखो HPO4 2 माइनस, अब एक H प्लस आयन लिया इसने, एक H प्लस आयन लिया तो एक माइनस आयन कम हो जाएगा, H2PO4 2 माइनस एक माइनस कम हो गया क्योंकि एक H प्लस आयन आके इसका पलट, CO3 2 माइनस, अगेन वही H प्लस आयन लेगा, अब 2 माइनस है, एक H प्लस आयन गया तो HCO3
और एक माइनस चार्ज आ गया। सिमिलरली NH3 एक H प्लस साइन लिया तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं और एक प्लस चार्ज आएगा तो NH4 प्लस चार्ज बढ़ जाएगा इसके ऊपर। सिमिलरली OH माइनस साइन, इसने एक H प्लस साइन लिया तो माइनस से प्लस है कैंसिल हो जाएगा, H2 बन जाएगा। In this way we can find conjugate acid and conjugate base, but one thing always keep in your mind, जब conjugate acid बोले जाए तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो conjugate वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यदि आपसे conjugate acid कुछ बेस बनाने को कहा जाए तो इसका मतलब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे अगली बात करते हैं कि कभी भी कोई एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली फॉर्म होगा। मोर स्टेबल मोर इजीली फॉर्मेशन। और ये बना कैसे? H प्लस आयन के रिमूवर से। जितना इजीली ये फॉर्म हो रहा होगा इसका ना उतना इजीली H प्लस आयन ये डोनेट कर रहा होगा, जितना इजीली, तो इसका मतलब ये इजीली फॉर्म हो रहा होगा तो ये इजीली H प्लस आयन डोनेट करता, तो मोर इजीली डोनेटेड H प्लस आयन, मोर इजीली डोनेट H प्लस आयन। और जो इजीली H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। तो यदि ये स्ट्रॉन्गर होगा तो रिमेंबर हमेशा उसका कॉन्जुगेट पेयर वीक होता है। यदि एसिड स्ट्रॉन्गर तो उसका कॉन्जुगेट पेयर वीक, तो इसका लिए ये वीकर होगा। वीकर इज द बेस। क्यों? जब ये स्टेबल बन रहा तो ये बैक थोड़ा ना मारेगा भाई। बेस के काम क्या होता है? इसने H प्लस आयन रिमूव किया है तो ये H प्लस आयन गेन कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कॉन्जुगेट पेयर होता है वो वीक बेस होता है। तो यहां लिख देता हूं नोट करके, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज weaker conjugate base, weaker conjugate base, and same phenomena applicable in the base conjugate acid। तो हम यहां पे लिख सकते हैं stronger, similarly, मैं बार बार वो चीज नहीं ले रहा, stronger base has weaker conjugate acid। तो रिमेंबर जितना इजीली कॉन्जुगेट बनेगा उतना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल फॉर्मेशन होगी उतना इजीली या तो H प्लस आयन लेगा या H प्लस आयन देगा। यदि एसिड होगा तो H प्लस आयन देगा तो उतना अच्छा एसिड, ठीक है। यदि बेस होगा तो उतना H प्लस आयन लेगा उतना अच्छा बेस, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये हम स्टार्ट करते हैं। इजी है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है? ऑटो मतलब अपने आप, प्रोटोलिसिस ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन मींस H प्लस आयन। वाटर अपने आप H प्लस आयन डोनेट करता रहता है और अपने आप H प्लस आयन लेता रहता है। वाटर के अंदर डिसोसिएशन होते थे, वाटर के अंदर ही डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन में OH माइनस आयन, ठीक है। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, जिसके अंदर जितने H प्लस आयन होते हैं उतने OH माइनस होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्योर स्टेट में। तो सपोज हमने वही इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। यदि आप देखो इनिशियली कंसंट्रेशन हमने C ले ली वाटर की, ये 0 थे प्योर स्टेट में। आफ्टर सम टाइम चेंज हुआ, इसमें से X कंसंट्रेशन निकलकर H प्लस आयन और OH माइनस में चेंज हुए। तो 1 मोल H निकले तो 1 मोल H प्लस आयन, 1 मोल H2 यूज हुआ तो 1 मोल H प्लस आयन बना और 1 मोल OH माइनस आयन, तो X मोलर अमाउंट बन गया।
H प्लस एन OH माइनस इधर से निकले तो इसका C माइनस एक्स और यहाँ पे x और x, तो एट इक्विलिब्रियम पे C माइनस एक्स है और ये x और x. At 25 डिग्री सेल्सियस concentration of pure water, concentration of pure water होता है 55.55 मोलर. ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है. क्यों? क्योंकि एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट होता है 1 ml सॉल्यूशन पे. एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है, प्योर वाटर डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 ग्राम पर ml होती है. 1 ग्राम पर ml होती है. इट मींस 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि कैलकुलेशन कैसे आती है. कि आपको लग रहा है कि सर ये 55.55 कैसे आया, तो इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस. अगेन मैं कोट कर रहा हूं एक चीज को, 25 डिग्री सेल्सियस. तो वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml है. हम कह सकते हैं 1/1000 लीटर्स है. ठीक है, हमारे पास ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का. नाउ मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो देखो, गिवन मास ऑफ वाटर 1 ग्राम है, मोलर मास 18 होता है, ये 1/1000 ये हमने यहाँ पे लिख रखा है. ये 1000 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1000/18 एंड विच विल बिकम 55.55 मोल. In this way, at 25 degrees Celsius, water contains, the concentration of water is 55.55 molar. Is it clear? Hope you understand. ठीक है. And ये already calculated value है. At 25 degrees Celsius, जितने H प्लस आयन वाटर के होंगे, जितने H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे उतने OH माइनस होंगे प्योर वाटर के अंदर. तो जो डिसोसिएशन होती है, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है. जो डिसोसिएशन होती है H प्लस आयन की X, वो 10⁻⁻⁷ होती है. 10⁻⁻⁷ का मीनिंग क्या हुआ? 0.0000056. ये इतनी मोलरिटी है. कितनी कम मोलरिटी है, कितना कम चेंज आया. इट मींस एट इक्विलिब्रियम पे यदि वाटर की कंसंट्रेशन निकालना जाता है, इसका मतलब जो X का अमाउंट है वो तो C से बहुत कम है. कंसंट्रेशन है 55.55 और उसमें से निकल रहा है 0.0000001 मोलर. तो मतलब यहाँ चेंज होएगा कुछ. C माइनस एक्स जो लिखा उसमें से यदि 50.55 में से हमने 0.0000011 मोलर निकाला तो कुछ चेंज नजर आएगा. लेमन के टर्म मतलब नेग्लिजिबल चेंज है. तो जब नेग्लिजिबल चेंज है तो हमने C माइनस एक्स को ऑलमोस्ट इक्वल टू C ही मान लिया. क्यों मान लिया? क्योंकि बहुत कम चेंज है, X इज वेरी स्मॉल. इसका मतलब इससे पता लगा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी वाटर की वो भी C थी. ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन भी C रही क्योंकि X तो बहुत कम रहा. X तो बहुत कम चेंज हो तो उसमें से माइनस करने पे भी उतना ही आ रहा है. इट मींस इट इज कांस्टेंट. तो वाटर की कंसंट्रेशन इन प्योर स्टेट ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. अब के डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट. तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमने ऊपर रख दिया, OH माइनस की कंसंट्रेशन को ऊपर रख दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन H2. ये कहलाता है KD. इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. व्हेन टू कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड, this the new constant would be Kw. It is called ionic product of water. क्योंकि ये खत्म हो गया तो H प्लस एन OH माइनस एन की कंसंट्रेशन रह गई अब, क्योंकि वो तो वहां से निकल गया. ये ऐसा क्यों करा हमने, इसे कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो वाटर की कंसंट्रेशन थी और एट इक्विलिब्रियम पे जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो इक्वल है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई Kw कहलाया और Kw इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो व्हेनेवर यू हैव बीन आस्क्ड what do you mean by ionic product of water? तो ionic product of water is a product of the concentration of the H plus ion and OH minus ion. ठीक है. एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है. तो H प्लस आयन की जगह 10⁻⁷ लिख दिया और OH माइनस की जगह.
तो Kw की वैल्यू कितने की 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री से अगेन मैं बोल रहा हूँ। तो और आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इसका ना 25 डिग्री सेल्सियस के बजाय और कोई टेम्परेचर होगा तो Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी। Kw चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल आपने जो 10 तक पढ़ा था या कभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है 0 से लेकर 14 तक, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। 0 से लेकर 14 तक जो पीएच स्केल होता है वो तब कहलाता है जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम जब भी पीएच स्केल की बात करेंगे तो पीएच स्केल होता है 0 से लेकर PKW तक। जो KW है उसका यदि पीएच निकाल दें, पी का मतलब होता है माइनस लॉगरिथम। पी कभी भी किसी के साथ लग जाए, किसी भी पीएच लिखा है तो इसका मतलब पीएच का मतलब होगा माइनस लॉगरिथम एच प्लस आइन। PKW लिखा है तो माइनस लॉगरिथम KW। इज इट क्लियर? एंड ये जो बीच वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। इन दोनों का एवरेजिंग होती है, इस पे प्योर स्टेट कहलाती है, ठीक है। यहां पे वाटर प्योर स्टेट में होगा, दिस इज प्योर स्टेट ऑफ वाटर। ये क्या होता है? इसका सम, इसका सम, इसका और इसका सम अपॉन 2, जो है न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो न्यूट्रल पीएच होता है, जो कि आपने 7 पढ़ के आए थे, लेकिन जरूर नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस में पीएच 7 होता है न्यूट्रल स्टेट में, लेकिन कहीं भी अलग अलग टेम्परेचर है न्यूट्रल पॉइंट अलग चेंज हो जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू KW/2 होता है, जिसपे कि H प्लस है OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है एट 25 डिग्री। PKW इज 14। तो कैसे निकला PKW? मैंने ये बताया PKW मींस होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ KW, और KW 25 डिग्री से हमने निकाल रखा -14 माइनस लॉगरिथम ऑफ KW। अब ये -14 लॉग की पावर m की पावर n आ गई तो ये आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है -14 log 10, और log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो -14 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 14 आ गया। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपको 25 डिग्री सेल्सियस PKW 14 का, तो इसे 0 से 14 हमने यहाँ पे पुट कर रखे है। इन दोनों का एवरेज किया तो 7 आ गया। दिस इज अ न्यूट्रल पीएच, बट दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस मस्ट हैव टू बी रिमेंबर्ड। यदि ये चीज याद नहीं रखी तो गड़बड़ कर दोगे। एसिडिक मीडियम में H प्लस एन की, यहाँ पे H प्लस एन OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इधर H प्लस एन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है OH माइनस से ज्यादा, और इधर बेसिक मीडियम में OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस से बढ़ जाती है। लेकिन इसका ना सॉल्यूशन में H प्लस एन OH माइनस दोनों मिलेंगे, लेकिन यदि कंसंट्रेशन OH माइनस की ज्यादा हो तो बेसिक स्टेट आ जाता है, प्लस H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो एसिडिक मीडियम आ जाता है। दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल है तो न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर KW ऑफ वाटर इज 10 की पावर -12। KW ऑफ वाटर 10 की पावर -12 है। इट मींस कोई किसी टाइम मैंने कहा टेम्परेचर चेंज होते KW की वैल्यू चेंज होगी, तो KW आयनिक प्रोडक्ट वाटर 10 की 14 है, जब 14 आपने पढ़ रखे लेकिन 10 की पावर -12 दे रखे। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग पीएच ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच बताना है। प्योर वाटर का पीएच तो आप ये मान के चलते 7 होता है, लेकिन 7 तब होता है जब 10 की पावर -14 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा एट दिस टाइम, मतलब H प्लस एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल बतानी है, ठीक है। नेचर ऑफ द प्योर वाटर बताना है, ठीक है, एंड नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन पीएच। तो देखो सर PKW आपको 10 की पावर, आपको KW की वैल्यू दे रखी है तो PKW निकाल लिया, 10 के -12 आ गया हमारा। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे आ गया कि माइनस लॉगरिथम KW, तो इसका मतलब PKW की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब जो हमारी जो लाइन बनी, स्केल बना, वो 0 से लेकर 12 का लाइन बना। इसका इन दोनों की एवरेज क्या आएगी हमारी 6। दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट एट दिस टेम्परेचर। तो ये पॉइंट जो है जिसपे पीएच 6 होगा तब क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस स्टेट पे वाटर प्योर स्टेट में मिलेगा, जिस इट मींस इस स्टेट पे वाटर की जो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, प्योर वाटर की पीएच एरिया, ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री के सेल्सियस के बजाय कोई और टेम्परेचर है, इज इट क्लियर? तो पीएच हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। PKW/2 ये प्योर वाटर का आ गया, जिसपे H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन। कह रहा नेचर ऑफ प्योर वाटर, बच्चा तो ये सोचता है 6 आ गया तो ये तो एसिडिक हो गया। नो, इस टेम्परेचर पे ये अगेन न्यूट्रल है, क्योंकि इस टेम्परेचर स्केल चेंज हो गया हमारा।
ठीक है, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज हो गई है। वाटर कभी एसिडिक थोड़ा हो सकता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वाटर तो वाटर ही रहेगा, वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं तो इक्वल होगी, तो इस कंडीशन में इक्वल हो जाती है। और आपसे पूछा गया इस टेम्परेचर पर एक एक्वस सॉल्यूशन का pH 6.5 तो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन 6.5 होगा तो क्या होगा? बेसिक, क्योंकि 6 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। लेकिन बच्चे क्या दिमाग में लगाते हैं, और पीएच तो 7 होता, 7 से ज्यादा तो बेसिक होगा, पीएच 7 से कम होता है एसिडिक, तो 6.5 को एसिडिक लिया था। नो, आपसे ये कंडीशन पूछी गई है। इस कंडीशन पर यदि पीएच, हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, पीएच का न्यूट्रल पॉइंट 6 आ रहा है, तो यदि इस 6 से कम होगी तो एसिडिक, इस 6 से ज्यादा होगी तो बेसिक। दैट्स इट। इज इट ओके? तो दीज आर द मिसकंसेप्शंस जो कि बच्चों के दिमाग में हमेशा रहती है और गलतियां करते हैं न्यूमेरिकल्स में। मैं पढ़ाता हूं इसलिए मेरे को पता है ये मिसकंसेप्शंस दूर करनी होनी जरूरी है। शैल आई प्रोसीड? देयर आर सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, वो आपको इस चैप्टर को पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम करने के लिए आपके पास होने चाहिए। पी के साथ कुछ भी चीज लग जाए तो माइनस लॉगरिथम ऑफ जो चीज लिखी गई है वो आएगा। जैसे पी के ए तो माइनस लॉगरिथम के इज डिसोसिएटिव कांस्टेंट ऑफ एसिड, पी के डब्ल्यू मींस माइनस लॉगरिथम के डब्ल्यू, पीएच मींस माइनस लॉगरिथम एच प्लस आयन, पीओएच माइनस लॉगरिथम ओएच माइनस आयन। तो व्हाटसोएवर मे बी द गिवन and whatsoever may you have to be calculated according to that you put the formula। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमें कभी भी निकालनी है किसी एसिड या बेसिक एसिड मीडियम की, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड से। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नॉर्मेलिटी ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। H प्लस आयन और OH माइनस की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा KW होता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब pH प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू होता है। इसे पी के टर्म में लिखें इस फार्मूले को। याद रखना, कोई के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। कोई भी बेस नहीं, कोई भी एक एसिड हो, कोई भी दूसरा बेस नहीं, जो एसिड होगा उसी को कॉन्जुगेट बेस का के बी, यदि हम मल्टीप्लाई करते हो तो के डब्ल्यू के इक्वल होता है। और यदि पी के टर्म लिखा पी के प्लस पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पीकेबी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू होता है। ये याद रखना है, ये किसी बेस के लिए होता है, जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस, यदि बेस का दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ कैसे है? जैसे एक एग्जांपल ले लिया CH3COH, ये डिसोसिएट हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस आयन माइनस CO3CO माइनस आयन में K, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वीक एसिड ही लेंगे क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक का ही होता है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेटिव बेस बन गया। अब आपसे कहा गया कि पी के भी निकालना है, तो इस कॉन्जुगेट बेस का, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस, इस कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन या कोई रिएक्शन, तो ये कॉन्जुगेट बेस वाटर के अंदर गया, वाटर के अंदर से H प्लस आयन इसने OH अट्रैक्ट किया और OH माइनस आयन निकाले थे। यहाँ भी डिसोसिएशन हुआ, वाटर का डिसोसिएशन, तो ये कॉन्जुगेट बेस ने जो चीज बनाई हुआ एसिड बनाई अगेन। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस का जो डिसोसिएशन है के भी कहलाया। अब इन दोनों रिएक्शन का एडिशन करते हैं तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, रह क्या गया H2O, H प्लस आयन OH माइनस आयन। इसको कहते हैं KW क्योंकि वाटर है, इसमें तो पूरा वाटर है तो ये KW कहलाया। बट दिस रिएक्शन इज मेड अप ऑफ द एडिशन, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दीज टू रिएक्शन। और जब हमें दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पते हो, ये इसका भी एक कांस्टेंट है, इसका भी एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम यहां वर्ड यूज नहीं करूंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता है इक्विलिब्रियम की तरह। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, यदि दो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और उनके हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पड़ता है और उनसे तीसरी रिएक्शन उनकी एडिशन से बन रही है, तो तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो KW इज इक्वल टू K इंटू KB, इस तरीके से आता है, जो कि हम ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दोस टू रिएक्शन। इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। आगे अब हम इस चैप्टर के अंदर आगे फर्दर हमारा जो प्रोसीडिंग होगी इस चैप्टर में हम पीएच निकालना सीखेंगे, क्योंकि बिकॉज पूरा चैप्टर पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालेंगे, या दो स्ट्रॉन्ग एसिड को या तीन स्ट्रॉन्ग एसिड को, 5 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर लेंगे उनका पीएच निकाल लेंगे, या एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स कर लेंगे उनका पीएच निकालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो पीएच निकालेंगे, किसी वीक एसिड का या किसी वीक बेस का पीएच निकाल लेंगे, दो या दो से ज्यादा वीक एसिड को मिक्स करेंगे उसका पीएच निकालेंगे, दो या दो से ज्यादा वीक बेसिस को मिक्स करेंगे तो उसका पीएच निकालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड को मिक्स करेंगे तो पीएच निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को मिक्स करेंगे तो पीएच निकालेंगे। ये कॉमन एन इफेक्ट है, बेसिकली आगे पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिक्स करें, स्ट्रॉन्ग एसिड
अब वीक बेस को, यहाँ तो एसिड एसिड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उल्टा कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड को मिक्स करें, तो इन पे भी हम पीएच निकालेंगे। ये जनरली बफर सॉल्यूशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के पीएच, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के पार्ट रहेंगे। तो होप you understand all these concepts properly, otherwise you will not apply the concept in the next topic. तो अगली वीडियो में मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसमें कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच निकालना सिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर्स का, स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर का पीएच निकालना सिखाऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को मिक्स करेंगे, उनका पीएच निकालेंगे। इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारा केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीशन की तरफ होता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड रिवाइज करते रहो, तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम फिजिकल के चैप्टर है, ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको कई कॉन्सेप्ट जो कि मोल कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आए थे वो यहाँ पे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको। थैंक यू।